जाग उठे श्री राम हृदय में, कैसा दृश्य विहंगम हो। आप सबको दशहरा की शुभकामनाएं। ये त्योहार हाँ, बुराई पर अच्छाई की जीत तो है ही, पर कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकने का भी एक मौका देता है ना? बिल्कुल। हर साल हम रावण का पुतला जलाते हैं, मानते हैं कि वो अहंकार का, अधर्म का प्रतीक है। पर कभी सोचा है क्या रावण बस एक कहानी का पात्र है, या आज भी हमारे अंदर, हमारे सोचने के तरीके में वो जिंदा है? ये दिलचस्प सवाल है। हम सब ने महसूस किया होगा कभी ना कभी वो भटकाव सा, जब दिमाग एक साथ 10 चीजें सोच रहा होता है, कोई ठहराव नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल। और इसी कश्मकश पर अजय चंदेल जी ने एक बहुत ही बढ़िया व्यंग्य लिखा है, 10 सरों का दुख। हाँ मैंने पढ़ा है, बहुत सटीक है। तो आज हम इसी व्यंग्य के आईने में थोड़ा खुद को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे बारे में क्या कहता है। बिल्कुल। और ये व्यंग्य जो है ना, आज के इंसान की जो दिमागी उथल पुथल है उसको बड़े कमाल से पकड़ता है। हाँ। तो आज बात करते हुए हमारा मकसद यही रहेगा कि इसके जरिए मल्टीटास्किंग का जो एक मोह है, अपने अंदर के जो मतभेद चलते रहते हैं और आजकल की जिंदगी की जो अजीब सी स्थितियां हैं, उनको समझें। और रावण के उस प्रतीक को शायद एक बिल्कुल नए नजरिए से देखें। हाँ, एक नए चश्मे से। तो शुरुआत ही बड़ी अनोखी है व्यंग्य की। लेखक कहता है, मैं मनुष्य हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा। आगे कहता है, अगर मैं रीढ़ विहीन केचुआ होता तो सुखी रहता। मतलब सोचिए, यानी इंसान होने का दुख उसकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा है। हाँ, और ये दर्द सिर्फ वो वाला नहीं है जो घंटों कुर्सी पे बैठने से होता है। अच्छा, तो फिर ये दर्द है उसके साथ जुड़ी हठ और तर्क की अकड़ का। ये अजीब नहीं है? नहीं, अजीब नहीं, बल्कि बहुत गहरा है। ये रीढ़ की हड्डी यहाँ सिर्फ एक शारीरिक अंग नहीं है। तो फिर क्या है? ये प्रतीक है स्वाभिमान का, सवाल पूछने की हिम्मत का। लेखक ने दफ्तर का उदाहरण दिया है ना। हाँ, कि जहाँ बाकी लोग ऊपर से ऑर्डर आते ही बस सिर झुकाकर जी साहब कह देते हैं। ये किरदार ये पहले पूछता है क्यों, कैसे, भली बाद में कर देता है काम। हाँ कर देता है, लेकिन वो सवाल वो उसके अंदर रह जाता है, खटकता है। और यहीं पर वो विडंबना दिखती है कि नौकरी बचानी है तो तर्क वितर्क से समझौता करना पड़ता है। सही बात है। आदेश तो मान लिया, पर मन में शंका तो मिटी नहीं। और सिस्टम ऐसे लोगों को क्या समझता है? मूर्ख। जैसा लेखक कहता है, आदेश मानने के बाद भी मैं मूर्ख ही कहलाता हूँ। तो एक तरह से ये रीढ़ की हड्डी, ये सोचने की हिम्मत बोझ बन जाती है। बिल्कुल। ये आज के किसी भी सिस्टम में, कॉर्पोरेट हो या कुछ और, व्यक्ति की कश्मकश को दिखाता है कि क्या करें। हाँ, कि अपनी सोच, अपनी रीढ़ को सीधा रखें या फिर सिस्टम में घुलने मिलने के लिए केंचुए की तरह रेंगना सीख लें। तो ये रीढ़ का दर्द फिजिकल कम, मेंटल ज्यादा है। अपने वजूद का संघर्ष है ये। और इसी अंदरूनी लड़ाई से जूझते हुए लेखक अपने दिमाग की हालत बताता है। हाँ, वो कहता है ना कि एक मुख्य दिमाग के अंदर 8-10 उप दिमाग चल रहे हैं। हाँ, और इन सब को संभालने में ही सारी एनर्जी चली जाती है, एक तरह का मेंटल ओवरलोड। बिल्कुल। और इसी थकान में, इसी बिखराव में वो एक इच्छा करता है। कौन सी? काश मुझे भी रावण की तरह 10 सिर और कम से कम 4 हाथ मिल जाते। अच्छा, उसे लगता है कि ज्यादा सिर होंगे तो काम बट जाएगा, चीजें संभल जाएंगी। हाँ, वही मल्टीटास्किंग वाला लॉजिक। और फिर कहानी में इच्छा पूरी हो जाती है। हाँ, जैसा होता है अक्सर ऐसी कहानियों में, इच्छा पूरी हो गई, अचानक उसके कंधों पर 10 सिर उगाते हैं। बाप रे! पहले तो उसे यकीन ही नहीं होता, लगता है कोई सपना देख रहा है। लेकिन ये वहम तब टूटता है जब एक सिर दूसरे से पूछता है कुछ बहुत ही मामूली सा। क्या पूछता है? भाई आज का एशिया कप 2025 मैच देखोगे? है? सिर आपस में बात कर रहे हैं। हाँ, और दूसरा सिर लगभग डांटते हुए कहता है, जो आज का #INDVSPA के मैच देखे उसकी ऐसी तैसी, दोनों डिस्टर्ब मत करो। हाँ, मतलब ये महान सिर भी एशिया कप में उलझे हैं। बिल्कुल। और इसी बातचीत से उसे यकीन हो जाता है कि ये सब सच है। सही कहा। और फिर काम का बंटवारा शुरू होता होगा। हाँ बिल्कुल। हर सिर को एक जिम्मेदारी। और देखिए, आज की दुनिया की कैसी झलक है उसमें। जैसे कोई सिर है जो #शेयर बाजार पर नजर रखें, कोई #GST के आंकड़े देख रहा है। एक सिर है जो दिवाली की सफाई की प्लानिंग कर रहा है, तो दूसरा अगले उपन्यास का प्लॉट सोच रहा है। अरे वाह! एक और है जो आने वाली सेल में बढ़िया ऑफर ढूंढ रहा है, और एक #सोशल मीडिया के लिए #हिंदी दिवस की पोस्ट बना रहा है। सब कुछ
फाइनेंस, घर, क्रिएटिविटी, शॉपिंग, सोशल मीडिया। सब कवर हो गया। और ये सब बांटकर जो मुख्य दिमाग है उसे लगता है चलो अब शांति मिलेगी। वाह, अब तो सब बट गया। इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, और वो आराम करने लगता है। यही तो मल्टीटास्किंग का मोह है। हमें लगता है इससे हम ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। हाँ, ज्यादा काम कर लेंगे। लेखक ने इसी पे चोट की है। आज की सारी चिंताएं, पैसा, घर, काम, इमेज, सबको अलग अलग सिरों में बांट दिया। ये दिखाने के लिए कि हमारा ध्यान कितना बिखरा हुआ है। हाँ, और हमें लगता है कि इस बिखराव को ऑर्गेनाइज करके हम कुछ हासिल कर लेंगे, पर यह एक भ्रम है। क्योंकि ये शांति ज्यादा देर टिकती नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसा लेखक कहता है, भाग्य में आराम कहाँ है। बहुत जल्दी सिरों के बीच खिचखिच शुरू हो जाती है। झगड़ा आपस में। हाँ, सिर आपस में ही भिड़ने लगते हैं। दाएं वाले बाएं वालों से इल्जाम लगने शुरू हो जाते हैं। कैसे इल्जाम? एक कहता है, अरे तूने गलत लेवल पर शेयर खरीद लिया, नुकसान करा दिया। दूसरा चिल्लाता है, तेरी तो जुबानी बहुत लंबी है। तीसरा ताना मारता है, तो गधे की तरह बस हाँ में हाँ मिलाता रहता है। चौथा पलटकर जवाब देता है, तेरे जैसे ही सवाल पूछ पूछकर ऑफिस में छटनी करवाएंगे। अरे बाप रे, ये पे बिल्कुल संसद का माहौल। लेखक खुद कहता है, 10 सिर संसद की तरह गूंजने लगे। हर सिर अपनी आवाज में बहस कर रहा था। और कुछ सिर बस तमाशा देख रहे हैं। हाँ, ये भी कमाल है। कुछ सिर बस तमाशाबीन बने हैं, जैसे उन्हें मजा आ रहा हो इस हंगामे में। और इस अंदरूनी लड़ाई से लेखक का पूरा शरीर कांपने लगता है। वो घबरा जाता है। बिल्कुल। यहाँ व्यंग एकदम अपने चरम पर है। वो मल्टीटास्किंग का सपना, वो कंट्रोल का सपना, हाँ। वो अब एक भयानक अंदरूनी लड़ाई, एक अराजकता में बदल गया है। एक ही इंसान के अंदर इतने विचार, इतनी आवाजें, सब आपस में लड़ रही हैं। काबू खत्म। क्या जबरदस्त तरीके से दिखाया है। ये सिर्फ मल्टीटास्किंग की प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ये आज के समय का, जहां इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, ध्यान 100 टुकड़ों में बटा हुआ है, उसका सटीक चित्रण है। हाँ, फ्रैगमेंटेड अटेंशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। एक ही मन में इतनी इच्छाएं, चिंताएं, प्लान्स सब एक साथ दौड़ रही हैं। सुकून कैसे मिले? माँ क्या कमाल की है ना? ये अंदरूनी शोर, जहां हर आवाज अपनी मनमाना चाहती है, कोई एक दिशा बनी नहीं पा रही। और इसी घबराहट में, बेबसी में लेखक की आंख लग जाती है। हाँ, और वो एक सपना देखता है। सपने में कौन आता है? रावण, विशालकाय, 10 सिरों वाला और आत्मविश्वास से भरा हुआ। अच्छा। जैसा लेखक कहता है, जैसा केवल प्राचीन काल के खलनायक के पास हो सकता है। लेखक डर जाता होगा। हाँ, हाथ जोड़ लेता और पूछता है, गुरु आप इतने सिरों को संभालते कैसे थे? मेरी तो आधे घंटे में हालत खराब हो गई। ये सब तो आपस में ही लड़ते रहते हैं। क्या जवाब देता है रावण? और रावण का जो जवाब है वो शायद इस व्यंग्य की जान है, आत्मा है। बताइए। रावण कहता है, बात यह है कि मेरे समय में लोकतंत्र नहीं था। मैं सिर से आदेश देता था और सभी सिर उसी स्वर में बोलते थे। 10 सिर थे, लेकिन जिह्वा केवल एक थी। एक जुबान। हाँ। या रावण कहता है, आज की दिक्कत यह है कि तुम्हें 10 सिरों के साथ 10 जुबानें भी मिल गई हैं, और लोकतंत्र में हर जुबान को बोलने का हक है। तो रावण कह रहा है कि ये तानाशाही बेहतर है, एक ही आवाज होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता वो तानाशाही का समर्थन कर रहा है। इशारा शायद ये है कि जब बहुत सारी आवाजें, बहुत सारे विचार बिना किसी तालमेल के, बिना किसी दिशा के एक साथ बोलने लगते हैं, तो क्या होता है? तो नतीजा अराजकता ही होता है। वो आगे कहता भी है, और जब 10 जुबानें बोलने लगें तो घर हो या दफ्तर, संसदी बन जाता है। खिचबिच तो होनी है। रावण का राज बुराई पर आधारित था, अहंकार पर था, लेकिन उसमें एक दिशा थी, एक आवाज थी। और आज के इंसान के अंदर वो दिशा, वो एक आवाज खो गई है, क्योंकि हर सिर, हर जुबान अपनी तरफ खींच रही है। और जब लेखक कहता है, गुरु आप तो राक्षस थे, फिर भी मैनेज कर गए, मैं तो छोटा आदमी हूं। हाँ, इस बार रावण का वो ठहाका। और फिर वो कहता है कि जब भी उसे कोई बुरा काम करना होता है तो वो यही छोटा आदमी हूं जी वाला बहाना लेकर ही प्रकट होता है। अरे ये तो बहुत गहरा कटाक्ष है। है ना? ये छोटा आदमी वाला बहाना कि कैसे हम अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए या गलत कामों को सही ठहराने के लिए अपनी कमजोरियों का बहाना बनाते हैं। रावण कह रहा है कि ये मुखौटा लगाकर ही वो अपने बुरे काम करता आया है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ मल्टीटास्किंग की बात नहीं है, ये हमारी नैतिक दुविधाओं पर, हमारे बहानों पर भी टिप्पणी है। और फिर सपने में ही एक सिर दूसरे को गाली देता है, तेरी ऐसी की तैसी, शांत नहीं रह सकता थोड़ी देर। हाँ, और रावण जोर से हंसता है और गायब हो जाता है। लेखक जाग जाता होगा, एकदम हड़बड़ाकर, पसीने में डूबा हुआ, आंखें फटी हुई। और आईने में देखता है तो सब नॉर्मल, वही एक सिर
2 आंखें, एक नाक, एक मुंह और उसमें एक जुबान। अधपकी दाढ़ी, सफेद होते बाल, पसीने से भीगा माथा। और सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर वही पुरानी फाइलें खुली हैं जिनका आदेश ऊपर से आया था। तो अंत में लेखक क्या करता है, ये जानना जरूरी है। और अंत शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है और दुखद भी। क्या करता है वो? वो चुपचाप उसी काम में लग जाता है जिसके लिए न तो रीढ़ की जरूरत थी न दिमाग की। वो काम जिसके लिए बस रेंगना ही काफी था। रेंगना मतलब बिना सोचे समझे, हाँ। बिना सवाल किए, हाँ। सिर्फ आदेश का पालन करना। और अब उसे यही रेंगना सबसे आसान, सबसे ज्यादा सुखद लग रहा था। सुखद? हाँ, क्योंकि व्यंग्य की आखिरी पंक्ति है, क्या? कम से कम 10 सर आपस में तो नहीं लड़ रहे थे। मतलब वो 10 सिरों वाली अंदरूनी लड़ाई, हाँ। वो संसद का शोर, हाँ। उसे इतना भयानक लगा, इतना असहनीय लगा, हाँ। कि उसके मुकाबले ये बिना सोचे समझे, बिना अपनी रीढ़ का इस्तेमाल किए काम करना ज्यादा सुकून भरा लगने लगा। उसने अपनी सोचने समझने की शक्ति को ही बंद कर देना चुना शांति के लिए। ये अंत वाकई बहुत मार्मिक है और सोचने पर मजबूर करता है। हाँ। वो 10 सिरों का अनुभव इतना डरावना था, इतना थका देने वाला, कि लेखक ने सवाल पूछने वाली, तर्क करने वाली रीढ़ को छोड़ना ही बेहतर समझा। रेंगना आसान लगा। हाँ, बिना प्रतिरोध के, बिना अपनी सोच लगाए काम करना, ये एक तरह से शांति की तलाश में अपनी चेतना को, अपनी आजादी को दबा देने जैसा है। अंदरूनी शोर से बचने के लिए एक तरह की गुलामी चुन लेना। बिल्कुल। तो इतनी सारी परतें हमने खोली, इस व्यंग्य का निचोड़ क्या है? क्या मतलब निकाले हम इसलिए? मेरे ख्याल से कई जरूरी बातें इसमें। पहली और सबसे साफ कि ये जो मल्टीटास्किंग का महिमा मंडन है ना आजकल, हाँ, कि ये बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल, ये व्यंग्य दिखाता है कि वो असल में हमें ज्यादा कुशल बनाने के बजाय हमारे दिमाग को बिखेर सकता है, अंदरूनी लड़ाई पैदा कर सकता है। 10 सिर मतलब 10 गुना काम नहीं, 10 गुना शोर और कंफ्यूजन भी हो सकता है। एकदम। और दूसरी बात, रावण के प्रतीक का इस्तेमाल। हाँ, वो बहुत अनूठा है। उसे सिर्फ बाहरी बुराई या अहंकार की तरह नहीं देखा, बल्कि आज के इंसान के अंदर जो शोर है, जो बंटी हुई चेतना है, उसका प्रतीक बना दिया। हमारा अंदरूनी रावण जिसकी 10 आवाजें हमें अलग अलग दिशाओं में खींच रही हैं। बिल्कुल। और तीसरी बात, वो ऑफिस वाले दबाव की। हाँ, रीढ़ बनाम रेंगना। कैसे एक ऐसा माहौल जहां सवाल पूछना बुरा माना जाता है, सिर्फ हुक्म मानने की उम्मीद की जाती है, वो इंसान को अपनी रीढ़ सीधी रखने के बजाय रेंगने पर मजबूर कर सकता है। और 10 सिरों की अराजकता झेलने के बाद वो रेंगना ज्यादा अच्छा भी लगने लगता है, जो कि खतरनाक है। बहुत खतरनाक। तो दशहरे के संदर्भ में देखें तो ये अपने अंदर के रावण को पहचानने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। हाँ, ये सिर्फ घमंड या बुरी आदतें नहीं हैं। ये हमारे अपने अंदर के वो अनकंट्रोल्ड विचार हैं, वो अनगिनत इच्छाएं हैं, वो आपस में टकराती प्राथमिकताएं हैं, जिन्हें साधना जरूरी है। असली चुनौती शायद बाहरी रावण के पुतले को जलाने से ज्यादा अपने अंदर की संसद की किचपिच को शांत करना है। उसमें एक तालमेल बिठाना है। हाँ, एक सामंजस्य, अपनी अनेक आवाजों को सुनना, पर उन्हें एक दिशा देना। ये मुश्किल है पर जरूरी है। अजय चंदेल के इस व्यंग्य 10 सरों का दुख पर हमारी इस बातचीत में हमने देखा कि कैसे एक पुरानी कहानी आज की जिंदगी की सच्चाइयों को समझने का जरिया बन सकती है। हाँ, खासकर ये मल्टीटास्किंग का छलावा और हमारे अंदरूनी संघर्ष। रावण के 10 सिर सिर्फ कहानी नहीं रहे, ये हमारे अपने बिखरे हुए ध्यान का, हमारी दुविधाओं का और उस चुनाव का प्रतीक बन गए, रीढ़ सीधी रखें या रेंगना सीख लें। बिल्कुल। और ये व्यंग्य ना एक बहुत जरूरी सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। क्या सवाल? खासकर आज के इस भागदौड़ वाले समय में, जब हम पर अंदरूनी या बाहरी दबाव बहुत बढ़ जाते हैं, तो हम शांति और सुकून की जरूरत को, अपनी सोचने समझने की क्षमता, अपनी रीढ़ को बचाए रखने की जरूरत के साथ कैसे बैलेंस करें? ये मुश्किल सवाल है। क्या कुछ देर की शांति पाने के लिए अपनी सोच को, अपनी आवाज को दबा देना, रेंगना चुन लेना, क्या ये सही रास्ता है? या फिर उस अंदरूनी शोर के बीच संतुलन साधने का, अपनी अलग अलग आवाजों में एक सुर खोजने का कोई और रास्ता है? शायद ज्यादा मुश्किल, पर शायद ज्यादा सार्थक। इस पर सोचना हम सबके लिए फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल, सोचने लायक बात है ये।